उसी में मिला दो। Good afternoon, everyone. The voice is clear. Voice is clear. Okay. वॉइस क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। वॉइस क्लियर है तो जल्दी से। सेशन को फिर आगे लेके चलते हैं। जल्दी से फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जोड़िएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हमने जैसे कल देखा था कि जो हमारे पास पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में हमने बात की, फ्लैट प्लेट्स के बारे में देखा, इंक्लाइंड प्लेट्स के बारे में देखा, और साथ ही अब हमने फर्दर देखा था कि जो हमारे पास फ्लैट प्लेट्स एंड इंक्लाइंड प्लेट्स अगर अपनी खुद की वेलोसिटी से आगे मूव कर रही हैं तो उस केस में हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो कितने आते हैं। ठीक है, साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास बेसिकली वर्क डन के बारे में हम आज बात करने वाले होंगे कि वर्क डन किस तरह से हम निकालते हैं, और आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने कल इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्लैट प्लेट के बारे में देखा था, उसी से रिलेटेड अगर मैं आगे बात करता हूँ कि वर्क डन पर सेकंड के हिसाब से एक ये फॉर्मूला देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन पर सेकंड के हिसाब से, तो अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन, तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है? अगर सिंपल सा मैं आपसे कहता हूँ कि भाई वर्क डन बताइए, तो वर्क डन के लिए आप सिंपल फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं? F जो फोर्स है इनटू में x। ठीक है, बट अगर मैं वर्क डन पर सेकंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ टाइम के रिलेशन से हम वर्क डन की बात कर रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पर वाटर का वर्क डन हम देख रहे हैं, ठीक है, वाटर का वर्क डन हम देख रहे हैं, तो वाटर क्या हो रहा है कि एक मास फ्लो रेट है उसमें, किसके हिसाब से? किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से। तो किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से जो मास फ्लो हो रहा है वाटर का, वो पर्टिकुलर वर्क डन कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट प्लेट पर या इंक्लाइंड पर या कर्व्ड प्लेट पर। जो वर्क डन हो रहा है वो वाटर के जो मास है, जो एम डॉट है बेसिकली किलोग्राम पर सेकंड, तो उसके सेंस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है, जिसमें हमने एम डॉट वी को कल पढ़ा था कि फोर्स बेसिकली क्या था? फोर्स था हमारे पास एम डॉट इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, इस तरह से हमने सेंस को पढ़ा था कल। ठीक, तो यहां से अगर वर्क डन पर सेकंड की बात करूं तो यहां से हो जाएगा Fx इंटू XYT, या XYT को अगर मैं इस यहाँ पर सेंस लेके चलूं तो जो हमने U की बात की थी कि जो हमने फोर्स लगाया किसी एक फ्लैट प्लेट पर, मान लीजिए अगर मैंने कल के रिलेशन की बात कर लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ से हम नोजल देख रहे हैं कि ये एक नोजल है। ठीक है, उस नोजल से वाटर जा रहा है और वाटर की वेलोसिटी मान लीजिए V1 है और इस फ्लैट प्लेट की वेलोसिटी मान लीजिए U है। तो इसकी वजह से जो Fx आया था, कल हमने इसको डिराइव किया था, Fx आया था, उसकी वैल्यू थी एम डॉट V माइनस U, जहां पर एम डॉट की वैल्यू क्या थी? रिलेटिव के हिसाब से हमने देखा था रो ए इंटू वी आर इंटू वी माइनस यू, वेयर जो वी आर है उसकी वैल्यू भी क्या थी? वी माइनस यू। सो हमारे पास ये क्या हुआ था? वी माइनस यू एंड वी माइनस यू, सो रो ए वी माइनस यू स्क्वायर आया था यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स फॉर दिस प्लेट। अगर मैं इसकी वर्क डन की बात करूं,
अगर यहाँ पर ये स्टेशनरी होता तो जरा सोचिएगा, अगर ये बॉडी यहाँ पर स्टेशनरी होती तो जो ये हमारे पास u है वो 0 हो जाता, वो स्टेशनरी होता। तो अगर स्टेशनरी बॉडी है तो उसमें वर्क डन होता है क्या? अगर स्टेशनरी बॉडी है तो सबसे पहले ये सोचिएगा उसमें क्या वर्क डन होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टेशनरी बॉडी है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू वर्क डन, जो यहाँ पर इसका मोशन चाहिए था आफ्टर इम्पिंजमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, ऑफ द जो जेट है, उसके बाद जो फोर्स यहाँ पर डेवलप हुई है उस फोर्स की वजह से जो आपके पास यहाँ इम्पिंजमेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ पर एक फोर्स लगने की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए था इस प्लेट में, वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? 0। फॉर फिक्स प्लेट, फॉर फिक्स प्लेट, फॉर फिक्स्ड प्लेट क्या होना चाहिए? वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। क्यों वर्क डन 0 होगा? क्योंकि हमारे पास Fx इनटू में x जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, वो 0 है। जबकि यहाँ पर इस फ्लैट प्लेट को देखो, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है? u वेलोसिटी से। तो अगर मैं वर्क डन पर सेकंड की बात करूं, चाहे मैं वर्क डन पर सेकंड यहाँ पर चाहे मैं वर्क डन पर सेकंड अगर मैं यहाँ देखता हूं फिक्स्ड प्लेट पर वर्क डन पर सेकंड, तब भी क्या होगा? Fx इनटू u। तो u यहाँ पर क्या है? 0 है अगर ये फिक्स्ड प्लेट है तो ठीक है। तो यहाँ पर Fx के साथ में हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वर्क डन पर सेकंड में हम Fx के साथ में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Fx into u, and u is the velocity of that plate। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो यहां पर प्लेट हुआ, ऐसे ही प्लेट या वेन, या फिर आगे हम उस चीज को देखेंगे किस तरह से हम आउटवर्ड एंड इनवर्ड में यहाँ पर u की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेडियल फ्लो टरबाइंस होते हैं उनमें किस तरह से टरबाइन या पंप जो होते हैं उसमें किस तरह से u को लिया जाता है वो हम फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वर्क डन पर सेकंड की जो डेफिनेशन है उसे बता रहा हूं। तो ये हुआ Fx इंटू यू। तो यहाँ पर अगर मैं इस केस की बात करूं जो कि क्या है? मोशन में है, जो कि केस क्या है? मोशन में है। मतलब ये जो फ्लैट प्लेट है ये हमारी मोशन में है, तो यहाँ का जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन पर सेकंड जो आएगा यहाँ का, इस केस के लिए ये एक अलग केस है, ये फिक्स्ड वाला केस है, ठीक है, जो मैंने अलग से बताया आपको। यहाँ पर वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा? Fx इनटू कौन सी चीज जो हमारी फ्लैट प्लेट है वो कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है? u वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो u क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है किसका? इस बॉडी का, आफ्टर f जो Fx लग रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वर्क डन पर सेकंड की? रो a v माइनस यू स्क्वायर इनटू में u। ये हुआ हमारा वर्क डन पर सेकंड। तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? ठीक है, यहां तक बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, यहां पर वर्क डन पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। वर्क डन पर सेकंड, आपको जो वर्क डन पता है वो ये होता है Fx इंटू एक्स। ठीक है, मतलब जो चीज डिस्प्लेस हो रही है जितनी, ठीक है, तो उसके हिसाब से वर्क डन होता है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मोशन ऑफ दी वाटर पार्टिकल, किसके सेंस में? m डॉट, मतलब किलोग्राम पर सेकंड के सेंस में। इसीलिए हमारे पास Fx की वैल्यू यहाँ पर इंटू XYT किसके सेंस में हुआ? जिस पर हम वर्क डन करा रहे हैं। किस पर करा रहे हैं? जो कि मोशन में। अगर वो फिक्स होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। अगर वो फिक्स होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। क्लियर? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, फर्दर मूव करें आगे, फर्दर मूव करते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी जनरल कंसिडरेशन है सिंगल वेन की, उस पर हम किस तरह से वर्क डन को निकालते हैं। क्योंकि बेसिकली जो वर्क डन हम निकालना चाह रहे हैं, वो हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि वर्क डन की वैल्यू हम कैलकुलेट करें? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो वर्क डन की बात कर रहे हैं, ओके, गुड, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक, तो यहां पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन की वजह से ही, वर्क डन पर सेकंड की वजह से ही यहां पर हमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म मिलने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म मिलने वाली है किसमें? हमारे ये मिलने वाली है टरबाइन के सेंस में। और अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं वर्क डन करवाने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं वर्क डन कराने के लिए, तो क्या मिलेगा हमारा? वो पंप का सेंस होगा।
तो हमारा वो पंप का सेंस होगा। तो हमें वर्क डन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि वाटर पार्टिकल्स किसी एक वेन के ऊपर कर रहे होंगे। तो वेन की स्टडी, पहले वेन की स्टडी करो, उस वेन की स्टडी के बाद हम रनर की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम फिर कल और मे बी परसों से हम बात करने वाले होंगे फिर रिलेटेड टू इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, मे बी कल से ही हम बात कर लेंगे इम्पल्स टरबाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आप सिंगल वेन की जनरल कंसिडरेशन ऑफ सिंगल वेन, पहले आप इस सिंगल वेन के या ब्लेड के बारे में सोचो। ठीक है, कि इसके साथ किस तरह से हम इस पर वर्क डन के बारे में चीजों को निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ये वेन जो हम सोच रहे हैं एक जनरल वेन है। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं मान के हम एक जनरल वेन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जनरल वेन मान के चल रहे हैं तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये मान लीजिए नोजल लगी हुई है यहाँ पर ऐसे, ये नोजल लगी हुई है यहाँ पर ऐसे, तो इस नोजल से ये आ रही है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो मैंने ब्लू से दिखाई है ये है मान लीजिए v1, ये जो वेलोसिटी है ये है मान लीजिए v1, ये जो वेलोसिटी दिख रही है आपको। ठीक है, ये है मान लीजिए v1, क्लियर, ये v1। उसके बाद यहां पर ये जो v1 है ये है मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये है मेरी v1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, क्लियर। उसके बाद ये जो वेन है ये u वेलोसिटी से जा रही है, इसे मैंने u1 एंड u2 बराबर माने। u1 u2 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है ऐसे, उसे मैंने u1 मान लिया, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी ऐसे है उसे मैंने u2 मान लिया। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, u इक्वल टू u1 इक्वल टू u2, जैसे हमने कल भी माना था। ठीक है, तो u इक्वल टू u1 इक्वल टू u2, हर एक पॉइंट पर जो सामने की तरफ वेलोसिटी जा रही है वो सेम जा रही है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि अगर ये u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है तो मैं इसमें एक चीज बना के चल रहा हूं यहाँ पर, उस चीज को बताइएगा, समझिएगा उस चीज को कि ये जो टेंजेंट जा रही है यहीं से आपके पास इसकी वैल्यू VR1 बोली मैंने, इसे बोला मैंने VR1। ठीक है, ये मैंने VR1 बोला और यहां पर ये VR1 किस सेंस में आया, इस U1 के वेक्टर को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये है U1 का वेक्टर जो कि ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये है मेरा U1 का वेक्टर। तो यहां पर क्या हुआ, इस V1 का जो ये V1 दिख रहा है आपको, इस V1 का एक रेजोल्यूशन किया मैंने। ठीक है, उसमें मैंने यहां पर, ठीक है, ये जो आपके पास V1 है ये हो गया मेरे पास, मान लीजिए एंगल है, पहले इस एंगल की बात कर लेते हैं। ये जो एंगल है, ठीक है, इसे मैंने बोला है यहाँ अल्फा और इस एंगल को बोला है मैंने थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास V1 है तो V1 का कोस अल्फा, V1 का कोस अल्फा ये डिस्टेंस दिखाएगा और V1 का साइन अल्फा ये डिस्टेंस दिखाएगा। क्लियर हो रहा है, V1 का कोस अल्फा ये, V1 का साइन अल्फा ये। इसी V1 कोस अल्फा को मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, VW एंड V1 साइन अल्फा को मैं बोल रहा हूं यहाँ पर VF। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है, इन चीजों के बारे में अभी सोचते हैं, अच्छे से ध्यान से समझते हैं। ठीक है, पहले अभी इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ये VR1 से वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली दिख रही है आपको इस पर ऐसे आती हुई, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि VR2 से ये वेलोसिटी इसके बिल्कुल टेंजेंट निकल रही है ऐसे, इसे मानेंगे हम VR2। अभी बताता हूँ कि VR2 और VR1 का सिग्निफिकेंस क्या है और V1 एंड V2 का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जा रहा होगा ऐसे U2 का वेक्टर इधर की ओर है तो इधर की ओर गया। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इसको हम बोलते हैं V2। क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे। ये हो गया V2। ठीक है, तो V2 से अगर मैं एंगल लेके चलता हूं इसमें, तो V2 से जो एंगल आएगा, जैसे कि यहाँ पर V1 से एंगल अल्फा है, ऐसे यहाँ V2 से एंगल होता है बीटा। यहाँ पर VR1 से एंगल थीटा है तो यहाँ VR2 से एंगल है थीटा एंड फाई। क्लियर, तो यहाँ पर अब जो मैं V2 का ये वाला फैक्टर ले रहा हूं, इसमें इधर की ओर एरो है तो इधर की ओर एरो लगेगी कितनी, V2 कोस ऑफ बीटा, और यहाँ पर इधर की ओर एरो लगेगी क्या, V2 साइन ऑफ बीटा। उम्मीद है यहाँ तक ये वाला फिगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है ये वाला फिगर समझ में आ रहा होगा। अब इसका जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए ये फिगर समझ में आ रहा है, यहाँ तक ये फिगर समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए
अभी फिलहाल फिगर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, इसका जो फिजिकल मीनिंग है उसकी बात हम अभी करने वाले हैं। ओके गुड गुड गुड, चलिए फिर ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हम v1 की बात कर रहे होते हैं तो v1 जो वेलोसिटी है उसे हम एब्सोल्यूट बोल रहे होते हैं। कैसे? आप एक काम करो, आप एक सिंपल सा काम करो, क्या कि एक प्लेन लो, ठीक है, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, ठीक, ये प्लेन है, ठीक, एक काम करते हैं इसे इधर से उड़ाते हैं, ठीक है, इसे हमने ऐसे उड़ाया, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में मान लीजिए यहां पर आप बैठे हैं, यहां पर आप बैठे हैं। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए एक गन ली हुई है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि एक गन ली हुई है, ठीक है, और यहां से वो गन की जो बुलेट है वो मान लीजिए मुझे आपको पास करनी है, ठीक है, आपको मारना नहीं है, पास करना है कि गन की बुलेट कैच करो, आप समझो इस चीज को, ठीक है। तो क्या होगा, आप जब कैच करोगे तो आप ऐसे ही कैच करना चाहोगे ना कि भाई बिल्कुल टेंजेंशियली आपके हाथों में आए। समझो जरा इस चीज को, इमेजिन करो कि जो बुलेट है उस बुलेट को आप कैच करने वाले हो तो वो टेंजेंशियली आपके हाथों में आनी चाहिए ना, ठीक है, हाथों में वो टेंजेंशियली आनी चाहिए। इसका मतलब कुछ इस तरह से आपके पास बुलेट जो है वो यहाँ पर ऐसे आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, टेंजेंशियली आनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर VR1 का इफेक्ट दिख रहा है, इसकी प्लेट पर टेंजेंशियली आते हुए। जरा इस चीज को सुनिएगा कहानी को अच्छे से। क्या होता है एक्चुअल में कि यहाँ पर मान लीजिए ये बॉडी पहले यहाँ पर थी, मान लीजिए ये बॉडी पहले यहाँ पर थी, ये जो प्लेन था वो मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है। आपने क्या किया कि आपको यहाँ पर इस बॉडी को यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी देनी थी, मतलब यहाँ पर इस बुलेट को पहुंचाना था। तो इस बुलेट को यहाँ पर पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बुलेट को यहाँ पर पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर ये जो प्लेन है वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो जरा सोचो कि अगर एक u वेलोसिटी प्लेन आगे की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से एक बुलेट इस तरफ से यहां से ये बुलेट इस पॉइंट पर t=1 सेकेंड पर अगर मैं यहां पर इम्पिंज कर दूं इस बुलेट को, ठीक है, तो बुलेट कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी। बट उसी टाइम पर जब यहां पर टाइम, देखिए यहां पर टाइम पास हुआ कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पर मान लीजिए वो यहां तक पहुंच रही है बुलेट, तो इस 2 सेकेंड में वो भी तो आगे चला गया ना, प्लेन भी तो आगे चला गया। तो अगर आपने सीधा इसकी तरफ ऐसे बुलेट फायर किया, अगर सीधा इसकी तरफ ऐसे बुलेट फायर किया, तो कभी भी वो इससे टच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी अपने आप में कुछ है जो कि आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब आपको अगर ये बुलेट इस पर पास करनी है, ये बुलेट इस पर पास करनी है, तो आपको क्या करना होगा कि जो ये u वेलोसिटी से आपके पास एक वेक्टर आ रहा है उसको भी कंसिडरेशन में रखते हुए आपको एब्सोल्यूट बनाना होगा ऐसे, आपको एब्सोल्यूट बनाना होगा ऐसे। ये मेरा क्या है, एब्सोल्यूट, ये मेरा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। कि आप क्या होगा कि आप ना एक चालाकपना करेंगे। क्या करेंगे, देखो खुरापाती दिमाग लगाएंगे आप, क्या कि आपने जो बुलेट है ना वो यहां पर इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में आप इस डायरेक्शन में नहीं जो फायर करेंगे बुलेट किस डायरेक्शन में करेंगे फायर, ऐसे। ये है मेरा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये है मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि मेरी रेफरेंस से दिख रही है, ठीक है। जबकि जो प्लेन में बैठा हुआ है उसे क्या दिखेगा हमेशा कि बुलेट उसकी तरफ आ रही है, ऐसे ध्यान से सोचो, बुलेट उसकी तरफ आ रही है, मतलब जो मैं कैच करने वाली बात कर रहा हूं ना, तो वो टेंजेंशियली आपकी तरफ आ रही है। ये बिल्कुल हमेशा फील होगा जब आप इस प्लेन से और इस u वेलोसिटी के साथ ही मैंने कंसीडरेशन u वेलोसिटी का किया कि मुझे कितनी दूरी पर लेके जानी है, जितनी उसकी वेलोसिटी जा रही है उसी के वेक्टर के हिसाब से मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी देते हुए एक एंगल पर फायर करूंगा बुलेट को। क्लियर? तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये चीज ऐसे जा रही है, ये चीज ऐसे जा रही है, कहां पर टच हुए, यहां पर। तो हमेशा जो प्लेन में बैठा हुआ है उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि ये उसके लिए टेंजेंशियली काम कर रही है, हमेशा टेंजेंशियली आ रही है। तो ये वाली चीज समझिएगा कि यहां पर ये u वेलोसिटी को हमने यहां कंसीडर किया और जो हमारे पास VR है वो ऐसे दिखेगा आता हुआ, ठीक है। अगर आप बुलेट को कैच कर रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा आता हुआ VR1। क्लियर? तो यहां पर जो VR1 है ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, जिसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा दिखता है कि जो बुलेट है वो आपकी तरफ ही आ रही है।
जबकि रियल में इस तरह से नहीं है। रियल में क्या हो रहा है कि u वेलोसिटी से आप जा रहे हो, हमने तो आपकी तरफ को फायर किया ही नहीं था। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ का, यही कॉन्सेप्ट होता है VR1 का। ठीक है, V1 एब्सोल्यूट होता है जो जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, VR1 होती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इस कंडीशन के लिए, जब हम इस तरह से वेन कर्व को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तब। ठीक है, क्योंकि इसे टेंजेंशियली इस तरह से आना होता है। क्लियर हो रहा है यहां से? ठीक है, अब ये VR1 समझ में आया, V1 समझ में आया, U1 क्या है? U1 है इसमें जितना आगे की तरफ मूवमेंट आ रहा है उतने के ही तो आप आगे की तरफ मूवमेंट को कंसीडर करना होगा ना, कि U1 कितना आगे की तरफ जाएगा, उसी हिसाब से मैं V1 यहां पर इस एंगल के साथ भेजूंगा। ठीक है, जिससे कि मुझे VR1 मिले। तो यही U1 यहां पर दिख रहा है आपको, यही U1 यहां पर दिख रहा है ऐसे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर ये वाला जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स या वेलोसिटी डायग्राम्स बोलते हैं, इसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स या वेलोसिटी डायग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, इन डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, फीलिंग के साथ समझ में ना आए तो पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके पास U1 है, ये U1 वेलोसिटी है किसकी? इस ब्लेड की। ठीक है, और यहाँ पर जो V1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। इन चीजों को भी लिख लीजिए, U1 या U या फिर U2, यहाँ पर क्या है? ब्लेड वेलोसिटी। ठीक है, ब्लेड वेलोसिटी। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ VF की, ये जो VF यहाँ पर आया V1 साइन अल्फा, इसे हम बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है हम आगे समझेंगे टरबाइन एंड पंप में। ठीक है, VW इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं नोजल एंगल और गाइड ब्लेड एंगल। ठीक है, यहां पर जो थीटा है, इनके पहले नाम लिख लीजिए आप। यहां पर जो थीटा है इसे बोलते हैं, जो थीटा है इसे बोलते हैं वेन एंगल एट इनलेट एंड यहां थीटा वेन एंगल एट इनलेट। उसी हिसाब से अब देखिएगा, ये वेन एंगल एट इनलेट हुआ ना ऐसे, और वेन एंगल एट आउटलेट क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां इस सेकंड वाले डायग्राम के बारे में सोचिएगा। सेकंड वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? VR2 एंड V2 एंगल पर डिपेंड करेंगे। बिल्कुल, एंगल इन द सेंस, एंगल हम क्यों लेंगे समझिएगा इस चीज को, कि जो हमने नोजल एंगल हमने पहले से सेट किया वो किस सेंस में सेट किया जाएगा? जिस सेंस में आपके पास U1 जा रहा है, इसके टेंजेंशियली जाना चाहिए हमारा VR1। तो हमें एंगल, उसी एंगल को सेट करना पड़ेगा कि जितना उसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसी के हिसाब से नोजल एंगल भी हमारा चेंज होगा। जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसी हिसाब से हमारा नोजल एंगल भी चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आपके पास VR1 है ना, ये इसके टेंजेंट होनी चाहिए। जो हमारे पास ये वाला जो डायग्राम आ रहा है इसके टेंजेंट होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर U1 ज्यादा है तो हमें V1 को उसी हिसाब से करना होगा। ठीक है, या तो V1 की वेलोसिटी बढ़ाओगे आप, या तो V1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो ये फैक्टर बढ़ाओगे, या फिर इसका एंगल चेंज करोगे तब ये चीज चेंज करोगे। ठीक है, तो यहां पर हमेशा एक आउटकम होता है कि VR1 हमेशा टेंजेंट होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर VR2 हमेशा टेंजेंट होना चाहिए। अब इसके आउटकम को देखो, VR2 ऐसा आभास होगा, सोचो जरा, अपने आप को यहां पर रखो, अपने आप को यहां पर रखो और ऐसा सोचो कि आप इससे फ्लो होने के बाद इसकी टेंजेंशियली डायरेक्शन में निकल रहे हो, इसकी टेंजेंशियली डायरेक्शन में निकल रहे हो। बट रियल में क्या, जैसे ही आप इससे डिटैच होते हो तो क्या आप इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल रहे हो? नहीं, बट आपको फील होगा कि आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहे हो। ये क्या है? ये है एक तरह से आभासी चीज, फीलिंग। ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है जब आपकी रेफरेंस क्या है? ये एटम्स ही हैं, जब आपकी रेफरेंस ये एटम्स ही हैं जो इसके ऊपर फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी रेफरेंस में आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर ये इससे बिल्कुल टेंजेंशियली निकल रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? कि ये जिस टाइम पर आपने इसको डिटैच किया उस टाइम ये U2 वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा था, तो आपका जो मोशन है वो U2 के साथ भी तो इधर की ओर जाने की टेंडेंसी रखेगा ना। तो इसीलिए जो एक्चुअल वेलोसिटी है आपकी, जो मैं देखूंगा, जो बाहर वाली रेफरेंस देखेगी, जो बाहर वाली रेफरेंस देख रही होगी, वो रेफरेंस ये देखेगी कि आपकी वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ना कि आप ऐसे जा रहे हो। जबकि आपको हमेशा फील होगा कि मैं टेंजेंशियली जा रहा हूं इसके,
इस चीज को समझो अच्छे से कि यहाँ VR2 एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि यहाँ पर आपको क्या दिखाती है कि मैं टेंजेंशियली निकल रहा हूं, बट ये जो है ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या है, ये है V2। ये V2 क्या है, हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, आउटलेट पर एग्जिट पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। तो V2 की अगर बात करें तो V2 हमारी एग्जिट एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। इस चीज को हमेशा समझ के चलिएगा कि यहां पर V2 एग्जिट वेलोसिटी आएगी, यहां पर टेंजेंशियली फाई लगेगा और उसी के हिसाब से U2 जो कि हमारे पास U2 अभी सेम है, अभी वेन के हिसाब से ये U2 U एंड U1 सब सेम चल रहे हैं, सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ये वेन, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास U2 एंड U1 सेम होंगे, तो यहां पर VR2 के हिसाब से फाई एंगल बना रहा होगा। ये फाई एंगल क्या कहलाता है, वेन एंगल एट एग्जिट, वेन एंगल एट एग्जिट, क्लियर। ऐसे ही यहां पर जो बीटा है वो कोरस्पॉन्डिंगली एब्सोल्यूट के हिसाब से है जैसे अल्फा था, ठीक है। अभी से हम नोजल एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बीटा एक नॉर्मल एंगल हो गया जो कि हमारा एब्सोल्यूट एग्जिट वेलोसिटी से एंगल बना रहा है। बट यहां पर अब देखिएगा V2 कोस बीटा को हम क्या बोलेंगे, V2 कोस बीटा को बोलेंगे VW, ठीक है। V2 कोस बीटा को बोलेंगे VW एंड V2 साइन बीटा को लिखेंगे VF2। अभी इनको 2 से रिप्रेजेंट कर लो, ये VF1 ये VW1, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया VF2 एंड VW2। तो यहां पर हमारे पास वर्ल्ड वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी या फ्लो कंपोनेंट या वर्ल्ड कंपोनेंट भी बोल देते हैं इन्हें, ठीक है। तो यहां से उम्मीद है आपको ये पूरा डायग्राम फिजिकली कैसे बनता है समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं, ये डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं। अब अच्छे से बताइए फिजिकली ये डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, फिजिकली किस तरह से, ये जल्दी से बताइएगा, ठीक है। कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी तरह की भी दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। फिर हम आगे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लवी जी आपको डाउट क्लियर हुआ जो मैंने बात की VR2 एंड V2 एंगल्स, ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां तक उम्मीद है आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसे यहां पर रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कितनी फोर्स लग रही है, मुझे क्या निकालना है फाइनली मुझे क्या निकालना है, वर्क डन पर सेकेंड वाटर पार्टिकल्स इस वेन पर कितना कर रहे हैं। हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, वाटर पार्टिकल्स वर्क डन पर सेकेंड इस पर कितना कर रहे हैं, इस पर कितनी पावर। वर्क डन पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, आपको ये भी चीज याद होगी, वर्क डन पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, पावर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास एनर्जी पर सेकंड जो हम इस पर इंपिंज कर रहे हैं उससे हमारी एक पावर ही तो जनरेट हो रही है, मतलब हम इसे रोटेशन करवाना चाहेंगे। अभी क्या है, अभी वेन क्या है, एक सीधी लाइन में जा रही है, बट इसी लाइन की स्टडी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रोटेशन में, ठीक है। तो वो फर्दर हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इसके लिए वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा एफ निकालिए, पहले एफ निकाल लेते हैं, पहले यहाँ वर्क डन पर सेकंड निकाल लेंगे, यहाँ एफ निकाल लेते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इन एक्स डायरेक्शन, क्या इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। सो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एम डॉट के साथ में ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर, एम डॉट के साथ में, और ये एम डॉट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एम डॉट क्या होगा, एम डॉट अलग से बताइए। तो एम डॉट की वैल्यू क्या होगी, रो ए इंटू VR1 होगी या नहीं। एम डॉट की वैल्यू क्या होगी, रो ए इंटू VR1 होगी या नहीं। मैंने आपसे कल भी बोला था कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये इस वेन पर सिंगल वेन स्टडी है, ध्यान दीजिएगा ये सिंगल वेन स्टडी है, ये सिंगल वेन स्टडी हो रही है अभी,
ठीक है। तो सिंगल वेन स्टडी में जो हमारे पास एम डॉट है वो क्या है, रो ए वी आर वन, मतलब वी आर वन एक रिलेटिव वेलोसिटी से कितने से इंपिंज कर पा रहा है, वो हमारा एम डॉट है किलोग्राम पर सेकंड, जैसे हमने कल भी बात की थी, रो ए इंटू वी माइनस यू, ऐसे यहां पर क्या हो गया वी आर वन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम डॉट इंटू वी वन कोस अल्फा, v1 का यही वाला पार्ट तो जाएगा v1 कोस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा m डॉट v1 कोस अल्फा इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पर ये हो गया m डॉट v1 कोस अल्फा। क्लियर। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो बाहर निकल रहा है वाटर यहां से, तो माइनस ऑफ, और ये डायरेक्शन क्या है माइनस, तो माइनस आएगा किसके हिसाब से, माइनस आएगा किसके हिसाब से, यहां वाली चीज को देख लीजिएगा, यहां वाली चीज को देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो है u2 की डायरेक्शन है इधर, और हमारे पास v2 की डायरेक्शन है, सॉरी v2 कोस बीटा की डायरेक्शन है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो m डॉट क्या मानूंगा मैं, सेम मानूंगा, ठीक है। तो m डॉट माइनस के साथ m डॉट v2 माइनस में m डॉट v2 कोस बीटा। क्लियर हो रहा है यहां से। तो फिर यहां से fx की वैल्यू आ जाएगी, m डॉट v1 कोस अल्फा प्लस m डॉट v2 कोस बीटा। एक काम करो, m डॉट को बाहर कॉमन ले लो, क्या बचा v1 कोस अल्फा प्लस v2 कोस बीटा। ठीक है। अब यहां से ये देखेगा vw1 क्या है, vw1 है v1 कोस अल्फा, vw1 क्या है v1 कोस अल्फा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, m डॉट vw1 प्लस v2 कोस बीटा क्या है, v2 कोस बीटा है हमारा vw2। ठीक है। तो ये हो गया vw2 वर्ल्ड कंपोनेंट, हमारा वर्ल्ड कंपोनेंट। क्लियर। तो यहां से हमारे पास fx की वैल्यू आ गई ये m डॉट vw1 प्लस vw2। ठीक है। साथ ही अगर मैं वर्क डन की बात करूं, तो वर्क डन या पावर की बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx इनटू कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, u वेलोसिटी से, तो ये क्या हो गया इनटू u। तो हमारे पास क्या है वर्क डन पर सेकेंड कितना आ जाएगा, m डॉट इंटू vw1 प्लस vw2 इंटू में u। ये हुआ हमारे पास वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो यहां पर इसके लिए हिसाब से क्या हो जाएगा, m डॉट vw1 प्लस vw2 इंटू u, ये तो हो गया वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर यूनिट वेट मतलब m डॉट g, mg क्या होता है, mg होता वेट पर यूनिट वेट, बट वो भी पर यूनिट वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो पर सेकेंड के हिसाब से m डॉट आ गया। ठीक है। और m इंटू जी क्या था, पर यूनिट वेट। तो कभी कभी आपसे ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है सीधा, तो मैंने ये पूरा रिलेशन आपको दिखाया। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m डॉट से m डॉट कैंसिल, कितना बचेगा vw1 प्लस vw2 इंटू u अपॉन में g। इसका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी आगे बात चलेगी इसके बारे में। ठीक है, पर यूनिट वेट पर सेकेंड। ठीक है, ये रिलेशन आया हमारे पास, ये इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको फिजिकल इसका मीनिंग क्या हुआ करता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां तक डेरिवेशन को देखा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। यहां से एक पॉइंट और आ जाता है, उस पॉइंट को और लिख लेते हैं। यहां से एक पॉइंट और आ जाता है, इस पॉइंट को और लिख लेते हैं। क्या होता है वो, हमारी हो जाती है इफिशियंसी टर्म। इफिशियंसी, अगर मैं इफिशियंसी टर्म की बात करूं, तो यहां पर जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है, वर्क डन ऑन दी वेन, वर्क डन ऑन पर सेकेंड ऑन वेन डिवाइडेड बाई इफिशियंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो आउटपुट क्या है, वर्क डन पर सेकेंड ऑन वेन, कितना वर्क डन हो रहा है, ये मेरे लिए आउटपुट है वेन के बाद। बट इनिशियल क्या है, इनपुट क्या है मेरे पास, इनपुट है जो मेरे पास एनर्जी है किस पर, नोजल की जो एनर्जी है, जो नोजल से वाटर निकल रहा है उसकी जो टोटल इनपुट एनर्जी है। तो इनपुट एनर्जी या इनलेट एनर्जी, ठीक है, या यहां पर लिख दीजिएगा इनपुट एनर्जी फ्रॉम नोजल एंड, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी ये वैल्यू कितनी है, m डॉट
VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई, ये एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी जो यहां से वाटर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब सबसे पहले एनर्जी इसके अंदर कितनी स्टोर्ड थी इस कंडीशन में, जब ये यहां से v1 वेलोसिटी से आगे गया तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 1/2 m डॉट इंटू v1 स्क्वायर, 1/2 m डॉट इंटू v1 स्क्वायर। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको करेंगे आप m1 डॉट, m1 डॉट क्यों, इसका आउटकम लिखिएगा यहां पर कि ये जो m डॉट है इसमें क्या है, रो ए वी आर वन, इसमें है रो ए वी आर वन इंटू VW1 प्लस VW2 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं VR1 है जो कि m डॉट, मतलब जब इस पर हम वर्क फाइंड कर रहे थे तब हमने देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आती है, जबकि यहां मैं जो लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी जो कि निकल रही है नोजल से, नोजल से जिस टाइम पर वाटर बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पर उस वाटर के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी, वही तो हमारे लिए एफिशिएंसी में इनपुट का काम करेगा। तो इनपुट क्या है, इनपुट है जितना टोटल वाटर अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, वो फिर इंपिंज होता है किसके ऊपर, वेन के ऊपर, और वेन पर वर्क करता है तो वर्क हमें कितना मिलता है, जो हमने यहां से निकाला, वर्क डन पर सेकंड जो हमने यहां से निकाला। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट कितना था हमारा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होती है, पर ये हम पर सेकंड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, वर्क डन पर सेकंड या एनर्जी पर सेकंड, ऐसे ही नीचे भी एनर्जी पर सेकंड, तो यहां हो जाएगा m डॉट। बट इस m डॉट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनो, यहां m डॉट की वैल्यू क्या होगी, यहां m डॉट की वैल्यू रो ए वी आर वन नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी जो दुनिया है वो यहां पर इस तरह से बनाई हुई है, समझो इस चीज को, यहां इस वाले पर फोकस कर रहे हैं ना आप, इनपुट में किस पर फोकस कर रहे हैं, जितने यहां पर मास निकल रहा है किससे, नोजल से, तो नोजल से जो फ्लो रेट निकल रहा है मास का वो कितना है, वो है रो ए इंटू V1, ये है रो ए इंटू V1, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी निकल रही होगी ना, स्टार्टिंग में जो नोजल से वाटर निकल के आ रहा है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा, क्लियर। तो यहां से हो जाएगा 1/2 रो ए इंटू V1 स्क्वायर, तो मैं V1 क्यूब लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टर्म जो है वो हमारे पास आएगा रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई हाफ रो ए V1 क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ये क्या है, ये हमारे लिए बेसिकली नोजल से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म है वो नोजल से रिलेटेड है कि नोजल से कितनी काइनेटिक एनर्जी निकल रही है, क्लियर। हाँ बिल्कुल 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 निवेदित जी, ये जो आपने ये वाली जो कंडीशन रखी है कि अगर u0 होगी तो हमारे पास वो फिक्स वाली कंडीशन फिर से आ गई जो हमने कल समझी थी, फिक्स वाली कंडीशन, क्लियर है। तो उसके केस में v1 एंड v2 हमारी सेम हो जाएगी। ठीक ठीक, तो उम्मीद है यहां तक ये क्लियर हुआ होगा, जल्दी से बताइए, यहां तक ये सब ये ओके हो गया, जल्दी से। ठीक है, इससे रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही आपका बेस क्रिएट करेगा, ये जो फॉर्मूले हैं यही बेस क्रिएट करेंगे। जब हम फिजिकल समझ रहे होंगे ना तो उसी में हमारे ये फॉर्मूले ही हेल्प करेंगे हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के लिए। मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपको इन्हीं से मिलेगा, फिजिकल तो मैं आपको वहां पर एक्स्ट्रा में बताऊंगा, जो हमारे पास कंटेंट चलेगा वो फाइनली हम वहां पर देखेंगे, इंपल्स टरबाइन क्या होती हैं, ठीक है, और ऐसे रिएक्शन टरबाइन क्या होती हैं, बट जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो हम इसी फर्स्ट चैप्टर में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन आपको समझ में आने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं से डील होगे। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली वेन जो सिंगल वेन थी, सिंगल वेन पर आपने, ये मान लीजिए एक सिंगल वेन है, सिंगल वेन पर आपने यहाँ पर नोजल की हेल्प से वाटर को भेजा और फाइनली क्या हुआ कि ये जो आपके पास वेन है वो आगे चलना मूव कर देती है ऐसे स्ट्रेट लाइन में। बट क्या स्ट्रेट लाइन में जो वेन आगे चल रही है उससे क्या हम कोई फिजिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना होता है उसके बारे में सोचो अब जरा। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन रनर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज को समझिएगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन रनर कैसे? यहां पर मैं एक सिंपल रनर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक इस तरह से एक सिंपल रनर बना हुआ है ऐसे, क्लियर। यहां पर हो क्या रहा है कि आपने क्या किया, यहां से इसमें ये आपने नोजल यहां पर वेलोसिटी दी, ठीक है। यहां से आपने नोजल से वाटर को इंपिंज कराना चाहा इस रनर के इस ब्लेड पर। ये मेरा क्या है, ये रनर का ब्लेड है, ठीक है, ये रनर ब्लेड है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा कि अगर ये फ्लैट प्लेट की तरह काम कर रहा है, मैंने अभी क्या कहा है, इसे फ्लैट प्लेट की तरह, जबकि इंपल्स टरबाइन भी कुछ ऐसी ही दिखती है, बट अभी मैंने इंपल्स टरबाइन का बात भी नहीं की यहाँ पर। आपको अभी क्या लेके चल रहे हैं कि रनर पर क्या इफेक्ट होता है इम्पैक्ट ऑफ जेट के इक्वेशन का, वो हमें समझना है। तो अभी मैंने क्या लिया है, ये एक तरह से जो इसके ब्लेड्स हैं वो मैंने कैसे माने हैं, ये चाहे आप लिख लीजिएगा, ब्लेड्स कैसे माने, मैंने माने हैं फ्लैट प्लेट की तरह, फ्लैट प्लेट की तरह, क्लियर। तो अगर मैं फ्लैट प्लेट की तरह इसके ब्लेड्स को मानता हूं तो होता क्या है कि ये जो आपके पास फ्लैट प्लेट्स हैं वो एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। भाई देखो, रनर है, उस पर आप अगर ये वाटर को इंपिंज कराओगे तो ये जो आपके पास इस शाफ्ट के अबाउट ये रोटेट करेगा। अगर वो रोटेट करेगा तो ये जो हमारे पास u है वो एक तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी ही तो होगी ना इस पॉइंट की, वो एक तरह से क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की। अगर ये मान लीजिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का r डिस्टेंस है तो ये जो u है वो मेरे लिए एक तरह से क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, वो मेरे लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी, क्लियर है, ठीक है। अब एक बात सोचिएगा सिंपल सी कि यहां अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह काम कर रहा है तो इस इंस्टेंट पर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ये u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इस वाली जो हमने ये फ्लैट प्लेट मानी है, ये फ्लैट प्लेट वेन जो माना है, इसको अगर मैं u वेलोसिटी से आगे की तरफ लेके जाता हूं और v वेलोसिटी से यहां पर ये वाटर जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, v वेलोसिटी से वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारे पास क्या कंसिडरेशन बनता है कि जो हमारे पास fx की वैल्यू बनती है, अब मैंने ये चीज कल आपको दिखा दी थी, समझा दी थी, अच्छे से बता दी थी। तो fx की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर fx की वैल्यू हो गई m डॉट इनटू v माइनस u, ठीक है। यहां पर एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है v माइनस u, मतलब इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, इफ इनिशियल मोमेंटम m डॉट v माइनस फाइनल मोमेंटम m डॉट इनटू u, क्योंकि ये जो बॉडी है वो u से फाइनल मोमेंटम कर रही है, फाइनली ये u वेलोसिटी से आगे जा रही है। इसका मतलब जो वाटर पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जो वाटर पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या है, u है, क्योंकि u के साथ वो वाटर पार्टिकल यहां पर पहुंच रहे होंगे ना, कल मैंने अच्छे से बताया भी था कि वाटर पार्टिकल यहां u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि उसी सरफेस पर वो टच करते हुए, तो एक पोजीशन उनकी इस तरह से होगी, है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी कल अच्छे से, ठीक है। तो m डॉट इंटू यू, तो यहां से आंसर आया m डॉट इंटू वी माइनस यू। अब देखिए m डॉट का कंसिडरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर fx इक्वल टू आया m डॉट इंटू वी माइनस यू। अगर ये समझिएगा, अगर ये सिंगल प्लेट होती, ठीक है, तब हम m डॉट की वैल्यू क्या लेते, अगर ये सिंगल प्लेट होती तो फॉर सिंगल प्लेट m डॉट क्या लिया जाता, रो a इंटू वी आर, जो मैंने कल आपको समझाया था। फॉर सिंगल प्लेट m डॉट क्या लिया जाता, रो a इंटू वी आर, मतलब हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी इस पर आ रही है उसकी कंसिडरेशन करते हुए हम मास फ्लो रेट को देखते, जो मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल है फोर्स डेवलप करने के लिए, जो मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल है फोर्स डेवलप करने के लिए फॉर ए सिंगल वेन, वो यही तो होगा, रो ए वी आर फॉर ए सिंगल वेन। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन फ्लूइड मशीनरी में स्टूडेंट्स को यहीं से होती है, इस कंफ्यूजन को एकदम अच्छे से क्लियर रखिएगा। क्या कि अगर मैं बात करता हूं m डॉट फॉर द रनर, अगर मैं बात करता हूं m डॉट फॉर द रनर वेन्स, तो क्या होता है कि मास फ्लो रेट, जो कि समझिएगा इस चीज को, यहां पर क्या लिखा था हमने, मास फ्लो रेट जो कि फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है, रेस्पॉन्सिबल है
फोर्स एक्सर्ट करने के लिए कितना है, रो ए इंटू वी आर। क्यों? क्योंकि ये वेन हमारी आगे की तरफ ही जा रही थी, ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी आ रही थी वो इसी तरह से जा रही थी, है ना, टच होने के बाद भी वेलोसिटी जो थी वो 5 - 2 मतलब 3 के साथ चल रही थी। बट इसमें क्या हुआ, फॉर द रनर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास मास फ्लो रेट आ रहा है, ये एक बार के बाद क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर टाइम, कुछ टाइम स्पेंड किया इसके साथ वाटर ने, और फिर तुरंत ही ये इधर की ओर हो गया। फिर उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर दूसरा वेन यहां पहुंच गया। इस चीज को समझो, उस टाइम पर दूसरा वेन यहां पहुंच गया। इसका मतलब मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स प्रोडक्शन, वर्ड को समझो, मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स प्रोडक्शन, वो क्या है, वो टोटल मास फ्लो रेट है, जो कि इसका एब्सोल्यूट मास फ्लो रेट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर ये वेन आगे की तरफ तो जाएगी नहीं ना, ध्यान से समझो, ये वेन इससे डिटैच तो हो नहीं पाएगी, डिटैच होकर पता लगा वो यू वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो क्या हो रही है, वो वेलोसिटी ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये चीज जब ऐसे जाएगी तो जो पुराने वाला, जो ये वाला जो आपके पास वेन है, वो वेन अब यहां पर आ गया, ठीक है, फिर ये वेन यहां पर जाएगा तो ये वाला वेन यहां पर आ जाएगा, ऐसे ही फिर जब ये वेन आगे जाएगा तो ये वाला वेन यहां पर आ चुका होगा। तो इस चीज को समझो, मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स प्रोडक्शन वो कितना है, फॉर द रनर वेन्स वो कितना है, रो ए इंटू V1। क्योंकि आपके लिए जो ये V1 है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो हर एक टाइम पर इन वेन्स पर लग रही होगी, क्योंकि हर एक वेन आपका कुछ टाइम के बाद तुरंत इसके सामने आ जाता है। तो मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स प्रोडक्शन वो कितना हो रहा है, रो ए इंटू V1। ये पॉइंट बताइए समझ में आया या नहीं। पूरी अगर फ्लूइड मशीनरी की हम बात करें, एम डॉट के बारे में बात करें, तो यहाँ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और यही VR1 एंड V1 में ही कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि क्या चीज लगाई जाए यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं है। लवी जी अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बाद बस, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। ओके सोमेश जी, एक सेकेंड, इसमें हम बात कर लेते हैं मास वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। सोमेश जी फिर से एक बार क्वेश्चन लिख दीजिएगा, रिलेटिव क्यों नहीं लिया, कहां पर रिलेटिव नहीं लिया था, उस चीज के बारे में लिख दीजिएगा मुझे, ठीक है, कहां की बात पूछ रहे थे आप, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लैग की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा लैग चल रहा है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे कि आप वो क्वेश्चन प्रॉपर पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, निवेश जी रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। हाँ बिल्कुल सोमेश जी, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। इसमें रियल में फिक्स वाला नहीं लगेगा, रियल में नहीं लगेगा फिक्स वाला, बस इसमें क्या है, इसमें एक एजम्पशन हो रहा है। एजम्पशन किस सेंस में, समझिएगा इस चीज को, कि तुरंत ही ये पार्ट जो है वो यहां से हट जाता है, ये पार्ट यहां से हट जाता है। फिक्स होने का मतलब होता है कि ये पार्ट यहीं पर रहता, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट यहीं पर है। क्यों? क्योंकि जैसे ये हटा दूसरी बॉडी यहां पर आ गई, फिर ये हटेगा तीसरी बॉडी यहां पर आ जाएगी, फिर ये हटेगा चौथी बॉडी यहां पर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहां पर ये फिक्स की तरह काम कर रहा है, तो रो ए V1 वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। बट अगर आप इसके मैग्नीट्यूड, इसके वर्डिंग पर जाएंगे तो वर्डिंग क्या है, मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन और फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, वर्क डन हमारा जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो मास फ्लो रेट भी तो उसमें कहीं ना कहीं अपने मायने रख रहा है। तो ये जो मास फ्लो रेट है वो पूरी आपके वेन्स पर किस तरह से लग रहा है, जब वो अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ लग रहा है। क्योंकि इसके साथ ये आपके साथ ऐसा तो नहीं है ना कि ये वेन आपकी सीधी इसके साथ आगे की तरफ चली गई, नहीं ना। तो ये क्या हो रहा है कि पूरा जो इसका एक्चुअल में मास फ्लो रेट है, रो ए इंटू V1 एक्चुअल वाला जो एब्सोल्यूट है, वही एब्सोल्यूट इस पर काम किए दिख रहा है आपको, ठीक है। कि यहाँ पर ये वाली जो आपके पास वेन है, वो वेन जैसे ही आगे जाती है तुरंत ही दूसरी वेन आ जाती है, ऐसे ही जब दूसरी वेन आगे जाती है तीसरी वेन आ जाती है,
ठीक है। तो यहां पर हम एब्सोल्यूट की कहानी को लेके चलेंगे, जबकि हमारे पास अगर ये सिंगल वेन होती, यहां लिखा हुआ है साफ, अगर ये सिंगल प्लेट होती, यहां पर ये रनर की तरह काम ना कर रही होती, सिंगल प्लेट होती, तो वहां पर क्या लेते, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। निवेदित जी, हम इसी चीज को देख रहे हैं यहां पर कि हमने इस प्लेट को लिया है, इस प्लेट को हमने अगर अलग स्टडी किया, कैसा, सिंगल प्लेट मान के, तो क्या होगा, हमारे पास Fx इक्वल टू एम डॉट इंटू वी माइनस यू आएगा। उसमें एम डॉट की वैल्यू क्या आती है सिंगल प्लेट में, रो ए इंटू वी आर। सिंगल प्लेट में क्या आती है, रो ए इंटू वी आर, जो हमने कल देखी थी। ठीक है, अब अगर मैं इसी वैल्यू को, जो कि अब ये वैल्यू क्या कहां पर काम कर रही है, इस रनर के सेंस में काम कर रही है, तो हमारे पास यही जो वैल्यू आने वाली है Fx की, वही जो वैल्यू आने वाली है Fx की, वो कितनी रहने वाली है, m डॉट इंटू वी माइनस यू। बट m डॉट की वैल्यू यहां पर क्या रहने वाली है, फॉर द रनर m डॉट की वैल्यू क्या रहने वाली है Fx में, फॉर द रनर m डॉट की वैल्यू क्या रहने वाली है, रो ए इंटू वी वन v माइनस यू, मतलब v1 माइनस u1। ठीक है, ठीक, v1 माइनस u1, क्लियर, v1 माइनस u1, रो ए इंटू v1 माइनस u1। ये क्या है, ये रनर के सेंस में है, ये रनर के सेंस में है। ठीक है, और ये था सिंगल प्लेट के सेंस में। सिंगल प्लेट के सेंस में क्या हो जाता है इसका Fx की वैल्यू, फॉर सिंगल प्लेट के सेंस में, जब सिंगल प्लेट आगे की तरफ u वेलोसिटी से जा रही होती, तब ये हो जाता रो ए इंटू वी आर इंटू वी माइनस यू। ठीक है, और वी आर की वैल्यू क्या होती, v माइनस यू, तो यहां से v1 और u1, तो वी आर की वैल्यू क्या होती, v माइनस यू, तो आंसर क्या आ जाता है, रो ए इंटू वी1 माइनस u1 का स्क्वायर, जो अभी हमने देखा भी था। ठीक है, तो अगर सिंगल प्लेट होती तो ये स्टडी थी, बट अगर रनर है तो रनर के सेंस में हम तुरंत ये समझेंगे। इस चीज को अच्छे से समझो, आप इस चीज को अच्छे से समझो कि ये क्या होता है कि जब इसके ऊपर इम्पिंज हुआ तो ये क्या करेगा, u1 के साथ रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट जरूर देगा, v माइनस यू का कॉन्सेप्ट देगा। नहीं तो आप इसे अगर फिक्स ही मान लोगे, जैसे सोमेश जी बोल रहे हैं फिक्स ही मान लोगे, तो फिक्स मानने में एक दिक्कत रहेगी क्या, कि आप इस फिक्स कॉन्सेप्ट में v माइनस यू नहीं करोगे, फिर v ही करोगे, फाइनल मोमेंटम तो जीरो कर दोगे। नहीं, यहां पर क्या है, जो हमारे पास एक्चुअल में एनालिसिस हो रही है वो इस u के हिसाब से भी हो रही है। देखिएगा, ये u वेलोसिटी आ रही है ना, मतलब वाटर पार्टिकल u के साथ भी फील कर रहा है, बट ये जो वाटर पार्टिकल था वो इसके साथ u के साथ आगे चला गया, वाटर पार्टिकल गायब, वाटर पार्टिकल हट गया यहां से। ठीक है, अब जो दूसरा वाटर पार्टिकल आया वो ऐसे ही वेस्ट नहीं हुआ इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ, जो दूसरा वाटर पार्टिकल आएगा वो कहीं ना कहीं जब ये ब्लेड ऊपर चला जाएगा तो ये दूसरा ब्लेड यहां आ गया ना, ये दूसरा ब्लेड यहां गया, इसका मतलब ये जो वाटर पार्टिकल जो बैक साइड में है वो अब इस पर इंपिंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल जो हो रहा है वो सारे का सारा एब्सोल्यूट सेंस में हो रहा है। जो मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल है इस पर इंपिंजमेंट के लिए वो कैसा है, एब्सोल्यूट में है, क्योंकि जिस टाइम पर वो इंपिंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल के बारे में सोचो, जिस टाइम पर वो इंपिंज हो रहा है इसके ऊपर, वो किस सेंस में हो रहा है कि ये चीज यहां इसके लिए स्टेशनरी है। जब वो इसके ऊपर वाटर पार्टिकल इंपिंज हो रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो स्टेशनरी है इसके लिए, तो क्या आ जाएगा, रो ए इंटू वी1, रो ए इंटू वी1। बट क्या हो रहा है कि जब ये वाटर पार्टिकल इससे अटैच होता है तो इस अटैचमेंट के साथ, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, तो ये चीज क्या करेगी, ऐसे जाएगी, तो वाटर पार्टिकल इसके साथ है, बट कुछ टाइम के बाद वाटर पार्टिकल ऐसे हो जाएगा और ये इसमें जो मोशन आया है, ओमेगा आया है, उसके साथ ही आगे की तरफ चला जाएगा। बट इतनी देर में ही दूसरा प्लेट ऐसे आएगा और उस पर न्यू वाटर पार्टिकल यहां पर टच होगा, इसीलिए हम यहाँ पर रो ए इंटू वी1 लेते हैं, क्योंकि मास फ्लो रेट में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी वर्क डन। ठीक है, तो क्या है वो, रो ए इंटू वी1 वाले मास पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है यहां से? अब बताइए जल्दी से, ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है या नहीं जो मैंने अब लास्ट में समझाया? ओके ओके सोमेश जी, रिलेटिव वाली जो टर्म्स हैं वो आप इसके लिए भी लेके चलेंगे तो वहां पर समझ लेंगे उसको। ठीक है, यहां तक बताइए ये चीज अब क्लियर हुई या नहीं, यस और नो? ठीक है, यस और नो, क्लियर हो गया अब सब कुछ यहां पर? ठीक, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं अभी फिलहाल इस चीज को रफ कर रहा हूं। फाइनली हमारे पास आउटकम क्या आया, रो ए इंटू वी1 माइनस u1। क्लियर? ठीक है, अभी मैं इसे यहाँ पर रफ कर रहा हूँ इस वाले टर्म को, बट इसे हमेशा याद रखेंगे आप कि ये वाले जो टर्म हैं वो किस तरह से इस रनर वाले कॉन्सेप्ट से डिफर करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज आप इन्हीं चीजों में होते हो फिर आगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज हो गई है, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ रनर, तो रनर का क्या होगा, रनर पावर या रनर आउटपुट जिसे हम बोल रहे हैं, रनर पावर डिवाइडेड बाई जो वाटर पावर इसके ऊपर इम्पिंज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रनर वाला केस है। अब रनर वाला केस है, समझिएगा इस चीज को। तो अगर रनर वाले केस में हम बात करेंगे तो रनर पावर जो हमारे पास आई वो हमारे पास आएगी, सॉरी अभी वर्क डन हमने नहीं निकाला, पहले हमें वर्क डन पर सेकंड और निकालना है। यहां से हम वर्क डन पर सेकंड निकाल लेते हैं। वर्क डन पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। यहां पर एफ एक्स क्या है हमारे पास, रो ए इंटू वी वन माइनस यू वन इंटू हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी इस रनर की वो कितनी थी, यहां पर इस रनर की वेलोसिटी क्या थी, u1। तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे होगा, फोर्स का, u1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, रो ए इंटू वी वन माइनस यू वन इंटू यू। क्लियर हो रहा है यहां से, ये चीज ये क्लियर हुआ। वर्क डन पर सेकेंड, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, रनर पावर, इसी को हम बोलेंगे रनर पावर। क्लियर है। तो ये जो रनर पावर है ये यहां पर लिख दो, रो ए वी वन माइनस यू वन इंटू यू वन अपॉन वाटर पावर क्या होगी। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, इनपुट क्या है, इनपुट है जो यहां से हमने दिया है ना। हम लॉसेस बीच में तो मानेंगे नहीं, लॉसेस हम बीच में तो मानेंगे नहीं यहां से यहां तक, ठीक है। तो इनपुट क्या है जो नोजल से निकला, नोजल से क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। नोजल से क्या निकलती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। नोजल हम क्यों लगाते हैं, जिससे कि सारी की जितनी भी एनर्जी है हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो नोजल पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म निकलती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, 1/2 m डॉट इंटू v1 स्क्वायर। v1 क्या सा, एब्सोल्यूट। उमेश जी इसको ध्यान से समझिएगा, v1 क्या, एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि यही जो काइनेटिक एनर्जी है यही तो इंपिंज हो रही है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर कौन सी ली जाएगी, m डॉट इंटू वी1 का स्क्वायर। अब यहां पर m डॉट की कहानी समझो, यहां पर v1 तो ठीक है कि वेलोसिटी जो इंपिंज हो रही है, तो यहां पर ले लिया है m डॉट इंटू वी1 स्क्वायर। बट यहां पर अब m डॉट क्या लिया जाएगा, क्या m डॉट में रो ए इंटू वी R1 लूंगा, R1 मतलब v1 माइनस यू वन लूंगा, v1 माइनस यू वन लूंगा, या फिर रो ए इंटू वी लूंगा, v1 लूंगा। अब उस चीज को समझो, क्या है ये, रनर पावर के रेस्पेक्ट में, रनर पावर मतलब रनर के रेस्पेक्ट में मुझे ये बताना है कि कितना मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल है इस पर पावर प्रोडक्शन के लिए। तो मास फ्लो रेट जो रेस्पॉन्सिबल है इस पर पावर प्रोडक्शन के लिए वो कितना है, अभी हमने समझा था, कितना है, रो ए इंटू वी1। रो ए इंटू वी1 हमारा इस पूरे रनर पर पावर प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर m डॉट क्या लिया जाएगा, यहां पर m डॉट क्या लिया जाएगा, v1 माइनस यू वन इंटू यू वन डिवाइडेड बाई 1/2 m डॉट क्या लिया जाएगा, रो ए इंटू वी1, रो ए इंटू वी1 स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट इससे था वर्क डन से, उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बताइए यस और नो, ठीक है, जल्दी से बताइए यस और नो। हाँ बिल्कुल लवी जी, बिल्कुल। u1 इक्वल टू होगा आर ओमेगा, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा से, ठीक है, ठीक है। यहां तक बताइए जल्दी से, ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके गुड, चलिए फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये पार्ट में रफ कर रहा हूं अब। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या है मेरी, ये इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी मेरी क्या निकल के आ रही है यहाँ पर, रो ए वी1 से रो ए वी1 का कैंसिल कर दो, 2 ऊपर पहुंचा दो, क्या बचा, v1 माइनस यू वन इंटू यू वन डिवाइडेड बाई वी1 स्क्वायर। ये हमारे पास ईटा रहा, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, अब एक रिलेशन हो रहा था, इस रिलेशन को हम लास्ट में देख लेते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। फिर ये वाली चीज यहीं पर क्लोज हो जाएगी, फिर ये हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट के
टाइम पर देखेंगे अच्छे से चीजों को, ठीक है। इंपल्स टरबाइन जब हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, उसमें हम ये चीजें अब आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल इस चीज को हम डिराइव और कर लेते हैं लास्ट में, कि अगर मैं कहता हूं कि इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी, ठीक है, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर रनर, जो ये आपके पास पर्टिकुलर रनर दिख रहा है, कैसा, फ्लैट प्लेट्स का, कैसा दिख रहा है, ये फ्लैट प्लेट्स का जो रनर दिख रहा है, इस फ्लैट प्लेट की जो रनर की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो कितनी मैक्सिमम होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होगा मैक्सिमम के लिए, डी ईटा अपॉन देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का सेंस कहां से आ रहा है, U1 हमारे लिए क्या है, U1 हमारे लिए एक तरह से वेरिएबल क्वांटिटी है, कि अगर हम U1 की वैल्यू कितनी रखें V1 के रेस्पेक्ट में कि हमारे पास इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए, U1 की वेलोसिटी कितनी आए V1 के रेस्पेक्ट में कि हमारे पास इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। तो इस एफिशिएंसी के लिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को du1 से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि करते हैं ना, y इक्वल टू कोई फंक्शन है x का, तो हम क्या करते हैं dy अपॉन dx कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू बराबर रख देते हैं 0 के, तो उसमें कोई पर्टिकुलर x का टर्म निकल के आ जाता है, वो x का टर्म इसमें निकाल लेते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है मेरी, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। याद होगा आपको, मैक्सिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली फॉर्म के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखते हैं। तो ऐसा ही मैंने कुछ यहां पर किया कि इस ईटा के फॉर्मूले को मैंने u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे u1 दिख रहा है ना एक वेरिएबल, तो मैंने u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू v1 इंटू u1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर, क्या है ये, d अपॉन du1, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो जरा एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द मैक्सिमम कंडीशन क्या रखेंगे हम, 0 बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना बैठेगा, 2 अपॉन v1 स्क्वायर इंटू v1 इंटू u1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, माइनस, अब यहां पर क्या बचेगा, माइनस, यहां पर क्या बचेगा, 2 टाइम्स, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स इंटू अपॉन में v1 स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर है, तो मतलब x का स्क्वायर, x स्क्वायर को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू u1, क्लियर। तो यहां से एक काम करते हैं कि v1 इंटू 2 अपॉन v1 स्क्वायर को इस साइड ले लिया, और इस साइड क्या हो जाएगा, 4 इंटू u1 अपॉन v1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो u1 की वैल्यू क्या आ गई, u1 की वैल्यू यहां से आ जाती है v1/2, ठीक है। तो u1 की वैल्यू आ गई है v1/2, ठीक। यहां से v1/2 हमारे लिए, जैसे हम x की वैल्यू निकालते थे ना, इसकी वैल्यू 0 करके कुछ x की वैल्यू निकालते थे, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसकी x की वैल्यू को हम पुट करेंगे फिर से y इक्वल टू fx वाले फंक्शन में, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। अब हम y मैक्स निकालेंगे, y मैक्स मतलब ईटा मैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ईटा मैक्स निकालते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि ये हमारे पास रनर कैसा है, फ्लैट प्लेट रनर की इफिशिएंसी निकल रही है। ये मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन आपको इसी से मिलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू v1 माइनस v1/2, यहां पर u1 की जगह v1/2 इंटू v1/2 डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, v1 से एक पावर कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, v1 माइनस v1/2 मतलब v1/2 डिवाइडेड बाई v1, ठीक है, ईटा इक्वल टू, तो v1 से v1 कैंसिल, ईटा इक्वल टू आ गया 0.5, या फिर ईटा को अगर परसेंटेज में बोलूंगा तो 50%। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी टरबाइन, समझिएगा, ऐसा रनर विद फ्लैट प्लेट्स एज वेन्स, क्या देगा ये देगा मैक्सिमम एफिशिएंसी 50%, इससे ज्यादा ये दे ही नहीं सकता, इससे ज्यादा 50% से ज्यादा एफिशिएंसी इसमें मिल ही नहीं सकती। किसमें, ध्यान से समझिएगा, रनर विद फ्लैट प्लेट्स एज वेन्स, ठीक है। जबकि इंपल्स टरबाइन जो होती है, इंपल्स टरबाइन का जो फिगर आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज टाइम पर, वो आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, है ना, ऐसा ही रनर देखा होगा आपने, रनर का जो शेप होगा वो ऐसा ही देखा होगा, ठीक है। बट इसकी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा भी हो सकती है, इसकी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो 50% आंसर है वो किसके लिए है, रनर विद फ्लैट प्लेट्स, उनके लिए आंसर होता है 50% मैक्सिमम एफिशिएंसी, जबकि इसकी एफिशिएंसी हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इंपल्स टरबाइन के अंदर। क्लियर है, ठीक।
ओके जल्दी से बताइए, यहाँ तक ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलें, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है? ठीक, ओके गुड। चलिए तो असाइनमेंट ओपन कर लीजिए, असाइनमेंट के थ्रू ही क्वेश्चन लगाते हैं। असाइनमेंट ओपन कीजिए, असाइनमेंट ओपन कीजिए, असाइनमेंट ओपन कीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से हैं जिन्होंने असाइनमेंट ही डाउनलोड नहीं किया है, तो एक काम कीजिएगा सबसे पहले, एक काम कीजिएगा सबसे पहले, इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट डालिएगा कि टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन कर लिया जाए। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वहीं से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट हमने ओपन किया। ठीक है, जो लेटेस्ट असाइनमेंट है उसको ओपन कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, ओके, पहला क्वेश्चन है ए सिमेट्रिकल स्टेशनरी वेन, ए सिमेट्रिकल स्टेशनरी वेन। ठीक है, तो मैंने कल आपको सिमेट्रिकल का भी केस बताया हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये स्टेशनरी है, तो पहले ही अपने माइंड में वो वाला केस लेके चलो जो स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी वेन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, v वेलोसिटी से यहाँ पर इनलेट हो रहा है वाटर, और v वेलोसिटी से यहाँ पर आउटलेट हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है अल्फा, और ऐसे ही इसका एंगल दिया हुआ है अल्फा, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, फोर्स 100 न्यूटन क्या है, फिक्स प्लेट पर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सिमेट्रिकल स्टेशनरी वेन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 100 न्यूटन, Fx इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, when the mass flow rate of the water over the vein is 5 किलोग्राम पर सेकेंड, तो m डॉट यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है, जो m डॉट यहाँ जाएगा वही m डॉट यहाँ से निकलेगा भी। क्लियर, तो m डॉट की वैल्यू दे रखी है 5 किलोग्राम पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। और जब तक कि यहाँ पर कुछ और ना दिया हो तो आप कैसा मानेंगे इसे, एज ए स्मूथ सरफेस मानेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्मूथ सरफेस मानते हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि m डॉट एंड m डॉट और जो वेलोसिटी है वो सेम वैल्यू की निकलेगी, तो v1 यहाँ पर v2 के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे पास एंगल है, देखिएगा ये अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा एंगल के साथ हो जाएगा, ये आपके पास अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा एंगल के साथ हो गया। तो यहाँ पर m डॉट इंटू v1, m डॉट इंटू v1 मोमेंटम जो इनिशियल है उसका कोस अल्फा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या है, m डॉट इंटू v2 का कोस अल्फा, तो ये हो गया m डॉट इंटू v2 कोस अल्फा, बट डायरेक्शन क्या है ऐसे, इसमें डायरेक्शन है ऐसे। तो यहाँ पर जरा मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, fx क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद भी ना रहे ना तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से फॉर्मूले बना लिया करो जल्दी से। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। सो यहां पर क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v1 कोस अल्फा माइनस ऑफ माइनस m डॉट इंटू v2 इंटू कोस अल्फा। अब यहां पर आपको दिख रहा है v1 v2 बराबर है, m डॉट बराबर है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v इंटू कोस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके बराबर, 100 के बराबर। तो यहां से m डॉट की वैल्यू दी हुई है आपको 5, v की वैल्यू दी हुई है 20, और ये हो गया कोस अल्फा। सो 100 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 20, सो कोस अल्फा इक्वल टू 100 बाई 200। सो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, या अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। क्लियर, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे समझिए, फिर बताइए मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं।
ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक, 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में तो बताइए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके गेट में जनरली पूछे जाते हैं, साथ ही ईएससी में भी जनरली इस तरह के और भी जो इजीली सोल्व हो सके। यहाँ पर वैल्यू क्या है, इजीली सोल्व हो पा रही है, ऐसे क्वेश्चन ईएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जेट ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद कीजिए आप, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर मुझे बताइए क्या आना चाहिए इसका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, ट्राई कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़े देता हूं मैं, आंसर आप बताइए जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए। 2.1, वेरी गुड संदीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2100 न्यूटन आया होगा, उसे 2.1 किलो न्यूटन कर दिया, वेरी गुड। सभी प्लीज आंसर दीजिए। ए जेट ऑफ ऑयल विद रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी 0.7 strikes normally a plate with a velocity of 10 meter per second. The jet has an area of 0.3 meter square. The force exerted on the प्लेट बाय द जेट इज, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस प्लेट पर जो हमारे पास यहाँ पर नोजल से ऑयल जा रहा है, तो उसका 0.7 डेंसिटी है, इसका मतलब 700। ठीक है, तो 0.7 जो है वो क्या हो जाएगा, 700, किसकी वजह से, जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो रिलेटिव डेंसिटी को आपने एफएम में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 0.7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि हम वाटर लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.7, सो इट विल बिकम 700। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है फोर्स क्या हो जाता है ऐसे प्लेट की कंडीशन में, जब ये यहाँ पर स्टेशनरी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है रो ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए इंटू वी स्क्वायर, तो रो की वैल्यू जाएगी 700 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.3, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, वी की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2100 न्यूटन या 2.1 किलो न्यूटन। क्लियर, ठीक है, गुड। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, गुड। थर्ड का बताइएगा, थर्ड का आंसर। थर्ड, एक सेकेंड, वेरी गुड 150 न्यूटन, वेरी गुड। देखिए थर्ड में क्या है, ए वाटर जेट, सिंपल वाटर जेट, यहाँ पर एरिया दे रखा है 0.0015, उम्मीद है सभी का आंसर आ गया है इसका, वेरी गुड। 0.0015 एरिया इज यूज फ्रॉम ए नोजल विद वेलोसिटी v की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज मेड टू इम्पिंज परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड जो वेलोसिटी है वो आगे जा रही है, ये v है, तो u दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द फोर्स ऑन द प्लेट, तो फोर्स ऑन द प्लेट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट ही आगे u वेलोसिटी से जा रही है, और जो यहाँ पर वाटर आ रहा है नोजल से वो v वेलोसिटी से आ रहा है, तो रो a इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर, तो f जो आ जाएगा वो यहाँ से निकल के आएगा 150 न्यूटन। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, 150 न्यूटन निकल के आएगा, आपका सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं इसे अभी आगे सोल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। ओके, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ बताइए, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर ए, एक सेकेंड, फोर्थ का आंसर बताइए, फोर्थ का।
वेरी गुड वेरी गुड, 1000 न्यूटन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोर्थ में 1000 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से होना है ये भी, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एरिया की वैल्यू दे रखी है 0.01 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी दे रखी है 1000। सीधा फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन, आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन Fx, ठीक है। चलिए आगे चलें, फिर आगे चलें। फिफ्थ का आंसर बताइए, फिफ्थ को कीजिए, फिफ्थ का आंसर बताइए। ठीक है, फिफ्थ कीजिए। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल जेट है जो कि एरिया दे रखा है यहाँ पर 0.0028, ठीक है। साथ ही फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट ऑफ वेलोसिटी v की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इम्पिंज हो रहा है, वेरी गुड 70, वेरी गुड, ठीक है। फोर्स फिर से हमारे पास रो ए वी स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 70 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है 70 आ जाएगा। फिफ्थ क्लियर। सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ पर चलिएगा। सिक्स्थ, a horizontal nozzle of, हाँ वेरी गुड 70, वेरी गुड। A horizontal nozzle of 30 mm diameter discharge a steady jet of water into a atmosphere at a rate of 15 लीटर पर सेकेंड। बस आपको यहाँ पर यूनिट पर ध्यान देना है। यहाँ पर सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ को आंसर दीजिएगा। यहाँ पर सिक्स्थ में क्या है कि यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है, बेसिकली यहाँ क्यू की वैल्यू दे रखी है, इस पर ध्यान दो। यहाँ पर डिस्चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 लीटर्स पर सेकेंड, तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है, 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को लेके चलना है। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमें क्योंकि मीटर क्यूब में लेके चलना है। क्यों, जरा देखो यहाँ पर रो ए वी ये होता था m डॉट इक्वल टू रो ए वी, ये जो ए बी होता है ये क्या होता है, डिस्चार्ज। ये जो ए बी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज बेसिकली अगर मैं अलग से बताऊं आपको तो डिस्चार्ज आपने अच्छे से पढ़ा है एफएम में, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Q इक्वल टू ए इंटू वी वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्चार्ज होता था मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको इसमें याद भी होगा कि आप काफी सारे रिलेशन भी किया करते थे, ठीक है, जहां पर आप Q की थ्योरेटिकल एंड Q की एक्चुअल वैल्यू निकाला करते थे। तो एक्चुअल वैल्यू जो आती थी वो आपके पास एक्सपेरिमेंट से आती थी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। कंटेनर लेते थे और एक टाइम वॉच लेते थे, उसी की हेल्प से हम क्या करते थे कि मीटर क्यूब पर सेकेंड एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल डिस्चार्ज निकालते थे, और साथ में एक थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी आता था विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर के फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्या हो गया, 15 लीटर, लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आंसर आएगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाता है रो ए इंटू वी स्क्वायर। स्टेशनरी है क्वेश्चन, स्टेशनरी है, ठीक है। ए रेट ऑफ 15, द डायमीटर ऑफ दिस द जेट इम्पिंजेस नॉर्मल टू द प्लेट ऑफ स्टेशनरी प्लेट, ठीक है। तो यहाँ रो ए वी स्क्वायर, अब जरा इसे कन्वर्ट कर लो। क्या आपको V नहीं दिया हुआ, आपको Q दिया हुआ है। चाहे तो आप ऐसे चले जाओ, Q इक्वल टू ए वी से V निकाल लो, Q अपॉन ए करके, आपकी इच्छा है। या फिर रो इनटू यहां पर क्या करो, v की वैल्यू रख दो q अपॉन ए में, v की वैल्यू रख दो q अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि एक a से एक a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा q स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां से रो की वैल्यू लिखिएगा 1000, q की वैल्यू कितनी हो गई 15 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मतलब -6 अपॉन में a कितना हो गया, a हो जाएगा यहाँ पर 30 mm है, 30 mm है। ध्यान दो कि यहाँ पर जो 30 mm है मतलब π/4 d स्क्वायर, d क्या है 30 mm, 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 हो गया। यहाँ पर mm को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे 10⁻6 क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हुए। फाइनली जो आंसर आएगा आपको, फाइनली आंसर आएगा, वेरी गुड 318, वेरी गुड 318.3 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज कटेंगी, फाइनली शायद मे बी 1000/π निकल के आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 318.3 न्यूटन। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे चलें अब, ठीक है, सिक्स्थ हो जाएगा अब, ठीक है, हाँ न्यूटन में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7th को ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक, 7th, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, हाँ देख लेते हैं 7th को देख लेते हैं। 7th आप ट्राई कर रहे हैं तो आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ए स्क्वायर प्लेट इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एजेस यूजिंग ए हिंज सपोर्ट एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, बट ये कल की तरह वेट फुल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेट फुल एक मटेरियल की बात की थी, ये यहाँ पर वेट लेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये फिगर जो ऐसे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर वाटर ऐसे आ रहा है, ठीक है, इम्पिंज हो रहा है इस पर बिल्कुल मिडिल ऑफ सेक्शन पर, ठीक है, मिडिल ऑफ सेक्शन पर यहाँ पर इम्पिंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 200 mm, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक 200 mm। साथ में ये हमारे लिए एक प्लेट हो गई है, फ्लैट प्लेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो डायमीटर्स हैं वो दिए हुए हैं 20 mm, इसके डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, साथ ही एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ये वेटलेस है, जब यहाँ पर इम्पिंज होगा वाटर इसके ऊपर मिडिल सेक्शन पर, तो मिडिल सेक्शन के बाद मान लीजिए वाटर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इम्पिंज होने के बाद कुछ वाटर ऐसे भी जाएगा, कुछ वाटर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पिंज होने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी, जो हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगेगी, ये मोशन करना चाहेगा। तो इसके मोशन को रोकने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन से, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे F, ठीक है। तो हमें उस F की वैल्यू बतानी है फॉर इक्विलिब्रियम F को बताइए कितना होगा, फॉर इक्विलिब्रियम F कितना होगा ये बताना है, क्लियर। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये निकालना होगा कि यहाँ पर बेसिकली Fx कितना लग रहा है, यहाँ पर Fx कितना लग रहा है, उसी Fx के हिसाब से इसके अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे, मोमेंट अबाउट हिंज निकाल लेंगे। मोमेंट अबाउट हिंज क्या होना चाहिए कि रोटेशन ना हो, तो मोमेंट अबाउट हिंज क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब समेशन m क्या होना चाहिए, 0। बस यही देखना है हमें, समेशन m अबाउट हो क्या होना चाहिए, 0। तो हमें पहले Fx की वैल्यू निकालनी है। Fx की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल मेथड क्या है, जो x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है वो निकालो बस। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसी के हिसाब से Fx आएगा क्या, इनिशियल। इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, m डॉट यहाँ पर इसकी कोई किलोग्राम पर सेकंड के साथ में आगे मास फ्लो हो रहा होगा, m डॉट इंटू वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी, ठीक है। तो m डॉट इंटू v इंटू में यहाँ पर ये 30 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30, इधर cos 30 इधर sin 30। तो fx में क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v इंटू साइन 30, m डॉट v इंटू साइन 30 माइनस यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 रखना है। तो माइनस में क्या हुआ, 0, क्लियर। तो हमारे पास जो fx है वो बेसिकली क्या है, m डॉट v इंटू साइन 30 के रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो यहाँ पर अब आप खुद सोचिएगा कि अगर मैं m डॉट v इंटू साइन 30 में देखता हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, वैल्यूज को देखिएगा, 20 mm डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर रो a इंटू v, तो v स्क्वायर इंटू साइन 30, क्लियर। यहां पर v की वैल्यू दे रखी है 10,
v की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक, a यहां से निकल के आएगा π/4 d स्क्वायर से, रो की वैल्यू 1000, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इसे अगर हम fx को कैलकुलेट करते हैं, fx को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है 15.709 न्यूटन। क्लियर, ये हमारे पास fx की वैल्यू आ जाती है। अब क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हम क्या निकालेंगे, समेशन m अबाउट o इक्वल टू 0। सो f जो ये वाला फोर्स लग रहा है, f इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितनी है 0.2, mm को मीटर में कन्वर्ट किया 0.2 बराबर, यहां पर इसकी वजह से fx की वजह से क्या लग रहा है, fx इंटू ये इस पॉइंट पर लग रहा है तो fx इंटू इसके मिड पे लग रहा है, तो 0.2 का आधा, 0.2 का आधा यही डिस्टेंस होगी। तो यहां से f की वैल्यू निकालनी है, तो 15.709 इंटू में क्या हो जाएगा 1/2, 0.2 से 0.2 कैंसिल, तो इसका हाफ, ठीक है 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15.709, ठीक है। यहां पर ये सॉरी 7.85, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.85 न्यूटन, ठीक है, 7.85 न्यूटन। क्लियर, ठीक है, यहां तक बताइए क्लियर हुआ ये, ठीक है। 7th क्वेश्चन 7.85, हाँ वेरी गुड 7.8539 न्यूटन, गुड, ठीक है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th भी, इसको भी अच्छे से देखिएगा, कोशिश कीजिए कि ये हो जाए आपसे। 8th को देखिएगा, कोशिश कीजिए हो जाए, ट्राई कीजिए इसे। है तो ये एक्सेल टरबाइन दिया हुआ, बट एक्सेल टरबाइन की हमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सीधा इसका आंसर इम्पैक्ट ऑफ जेट से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। द ब्लेड एंड फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ एन फॉर एन एक्सेल टरबाइन आर एस शोन इन फिगर, तो हमें फिगर से ही मतलब है। यहाँ पर ये एक ब्लेड प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इनलेट वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, आउटलेट वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंगल यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो मैंने मान लिया एंगल कोई अल्फा, ठीक है, कि ये एंगल से इससे जा रहा है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये कितनी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी 365 डिग्री, ओके, द एग्जिट वेलोसिटी वेक्टर हैज ए कंपोनेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, given that the axial horizontal velocity is the same at entry and exit, horizontal जो फैक्टर है वो हमारा सेम है at entry and exit, इसका मतलब 300 का cos 65 जो मेरा horizontal वेक्टर बन रहा है वो मेरा 150 इंटू cos अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जरा निकालिएगा, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू जाइएगा। cos 65 इक्वल टू 150 इंटू कोस अल्फा, सो कोस अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस 65। इसे सोल्व कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा की वैल्यू मिलेगी 32.8 डिग्री, 32.8 डिग्री। क्लियर, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, ये हुआ 32.3 डिग्री, 32.3 डिग्री। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसके अराउंड वैल्यू मिलेगी 32.3 डिग्री। नाउ अब हमें देखना है कि जो इस पर, भाई देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमें बताना है फाइनली द स्पेसिफिक वर्क in kilojoule per kilogram is, the specific work in kilojoule per kilogram is। अभी क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था वर्क डन पर सेकेंड, उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था m डॉट
इंटू वी, ठीक है, V2 माइनस V1 ऐसे ही कुछ समथिंग, इंटू में U, ठीक है, या फिर अगर हम एक सिंपल से वैल्यू ले लें तो V2 माइनस U1 इंटू V1 माइनस U1 इंटू U1, ऐसे हमने पढ़ा था। इसको हमने पढ़ा था वर्क डन पर सेकेंड। बट अगर मैं इसकी यूनिट के हिसाब से चलूं तो अगर मैं इसे वर्क डन को किलो जूल, ये हो गया वर्क डन किलो जूल में, ये किलो जूल पर सेकेंड है ना, ये किलो जूल पर सेकेंड है ना, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, स्पेसिफिक वर्क में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इससे एम डॉट से मैं डिवाइड कर दूं, मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या बचेगा यहां से सेकेंड कैंसिल, क्या बचेगा, किलो जूल पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिंपल एम डॉट कैंसिल होके जो हमारा रिलेशन बचेगा उसके साथ होगी, जो हमारा रिलेशन बचेगा उसके साथ होगी। तो ये मैंने आपको रिलेशन सिंपल एक नॉर्मल कंडीशन से ले लिया, बट हमें ये पहले रिलेशन बनाना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर वाई डायरेक्शन है, यहाँ पर वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इस वाई डायरेक्शन के सेंस में लेके चलो चीजों को, क्या कि हमारे पास एफ वाई बेसिकली यही तो वर्क डन करेगा ना, एफ वाई जो है वही तो वर्क डन करेगा, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, यू 150 से, है ना, तो वर्क डन में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 150 से। तो एफ वाई निकालो, एफ वाई क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इन पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। क्लियर, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 300 एम डॉट। अब एम डॉट की तो कहानी आनी नहीं है, फिर भी आप एम डॉट लिख लो अभी, एम डॉट इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, 300 का साइन 65 ये हो गया ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। अब ये निगेटिव डायरेक्शन में आएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, 150 का साइन अल्फा, 150 का साइन अल्फा। बट ध्यान से समझो, ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव माइनस एम डॉट इंटू 150 इंटू साइन अल्फा 32.3। क्लियर, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसे जब सोल्व करोगे आप तो एम डॉट बाहर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 300 साइन 65 प्लस में 150 साइन 32.3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पर्टिकुलर एफ वाई क्या आ जाएगी, ये मेरे पास एफ वाई आया। क्लियर हो रहा है, यहां से ये मेरे पास एफ वाई आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें किलो जूल पर किलोग्राम में स्पेसिफिक वर्क निकालना है, किलो जूल पर किलोग्राम में स्पेसिफिक वर्क निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर स्पेसिफिक वर्क क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू यू अपॉन में एम डॉट, एफ वाई इंटू यू अपॉन में एम डॉट। एफ वाई की वैल्यू में क्या है, एम डॉट इंटू 300 साइन 65 प्लस 150 साइन 32.3 इंटू यू, यू की वैल्यू कितनी है 150, डिवाइडेड बाई एम डॉट, एम डॉट से एम डॉट कैंसिल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 52.80 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हमारे पास आया स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, ये हमारे पास आया स्पेसिफिक वर्क 52.80। क्लियर, ठीक है, जल्दी से बताइए, आंसर आया 52.80, कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए, आ रहा है 52.80। ओके, गुड 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 संदीप जी, गुड, ठीक है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, इसे सोल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है, और कल मुझे इसके आंसर बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। और कल हम बात करेंगे रेडियल फ्लो
रेडियल फ्लो ब्लेड्स की कि किस तरह से हमारे पास रेडियल फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और साथ में कल हम स्टार्ट कर देंगे इम्पल्स टरबाइन, साथ में हम कल स्टार्ट कर देंगे इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। एक तरह से हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस देख लिए हैं। चैप्टर 1 को हमने एक तरह से अबाउट टू कंप्लीट कर लिया है, बट चैप्टर 1 ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आगे यूज नहीं होगा। अभी इसके बारे में हम चीज़ों को धीरे धीरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते रहेंगे, बट वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर अब समझ लिए कि किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, ए जेट ऑफ वाटर, ए जेट ऑफ वाटर, ए जेट ऑफ वाटर 75 mm diameter having 75 mm diameter having a velocity of 20 meter per second, a velocity of 20 meter per second, a velocity of 20 meter per second strikes normally a flat smooth plate, a flat smooth plate, full stop. Determine the thrust on the plate, determine the thrust on the plate. फर्स्ट कंडीशन है if the plate is at rest, if the plate is at rest. Second condition है if the plate is moving, if the plate is moving, if the plate is moving in the same direction, in the same direction with jet with 5 meter per second velocity, with 5 meter per second velocity. Also find, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, also find the work done in each case, also find the work done in each case and efficiency of the jet, and efficiency of the jet, and efficiency of the jet when plate moving, and efficiency of the jet when plate moving, ठीक है। हाँ सोमेश जी, ये किसका है, 1 का, फर्स्ट का 1767.14 एंड 352 कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं आप? ओके मैंने यार वो रफ कर दिया है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर बीच में माइनस लिखा था या प्लस लिखा था? डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस आएगा, डायरेक्शन अपोजिट थी तो प्लस आएगा। क्लियर? ये चीज यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो आपने एक चीज को पॉजिटिव माना तो दूसरी चीज को नेगेटिव मानोगे ना, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने प्लस ही लिखा था ऐसा मुझे याद आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करते हुए देखिए प्लस, ठीक है, तो सही तो है, ठीक है। वन में 993, सोमेश जी आपके क्वेश्चन लास्ट का था सर ये तो, हाँ ये लास्ट वाले का ना 52.58 सॉरी 80 52.80 उसे कैलकुलेट करना है बस, ठीक है। अगर फिर भी आंसर में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो देखते हैं उसे, ठीक है। बाकी जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, मेथड को बिल्कुल यही रखना है, ठीक है। एक सेकेंड,
ठीक, चलिए ठीक है सोमेश जी, क्लियर, ठीक है। अगर आंसर में डाउट रहता है तो हम कल बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। या आपने इसका आंसर तो नहीं निकाल दिया? हाँ बहुत जल्दी आंसर बताते हो, हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा था। 1768, 1768, हाँ ठीक है 1768, ओके गुड, ठीक है 1768, वेरी गुड, ठीक है। एक तो लैगिंग की वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाती है, चलिए कोई नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके, ठीक ठीक, 1768। सेकेंडली जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा इन ईच केस, फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन 0, वर्क डन आ जाएगा 0 इस वाले केस में, ठीक है। प्लेट फर्स्ट वाले में रेस्ट पर है, सेकंड वाले में मूव कर रही है, तो रेस्ट पर है तो वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। एंड सेकंड जो आंसर आएगा 994.01, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड संदीप जी, सोमेश जी सही, 994.5। जो फोर्स आएगी सेकंड में 994.5, एंड जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आएगा सेकंड में वो कितना आ जाएगा, वर्क डन इन सेकंड वो कितना आ जाएगा, यहाँ का जो आंसर आ जाएगा 994.5 न्यूटन, क्लियर। फर्स्ट में वर्क डन हो गया 0 इन ईच केस में, फर्स्ट में हो गया वर्क डन 0, गुड, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में, हाँ निवेदित जी सेकंड में 994, सेकंड में 994.5, वर्क डन और बताइए, फिर वर्क डन और बताइए, यहां पर सेकंड में वर्क डन क्या आएगा, सेकंड में वर्क डन, सेकंड में वर्क डन, वेरी गुड, वेरी गुड, 28.13% इफिशिएंसी आ जाएगी यहां से 28.13%, बहुत बढ़िया। हाँ 4969.125, 4972 के अराउंड आ रहा है आंसर, 4972, ठीक है 4972, ठीक है, तो वही है 4969, ओके, ठीक है। इनपुट एनर्जी कितनी है, 17680, इनपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें, इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी 17680, ठीक है, इनपुट एनर्जी 17680, ठीक है। हाँ हाँ 4.97 संदीप जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ ठीक है समेश जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैगिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लैगिंग हो रही है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल से इम्पल्स टरबाइन के बारे में बात करेंगे, कल से इम्पल्स टरबाइन के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे हम वो इम्पल्स टरबाइन का फिजिकल समझेंगे, ठीक है। जो हमारे पास एक तरह से रेडियल फ्लो के बारे में भी हम थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हम रिएक्शन टरबाइन के टाइम पर जाएंगे। अभी फिलहाल हम इम्पल्स टरबाइन में टेंजेंशियल फ्लो की बात करेंगे और इम्पल्स टरबाइन के बारे में समझेंगे, कल हम इतना करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने चैप्टर 1 है वो कंप्लीट एक तरह से कर लिया है विद क्वेश्चंस, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके ओके देन, थैंक यू।